नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर चालीसा। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे, लेकर हाजिर हूं एक ऐसा बुलेटिन जहां आपको हम देते हैं दिन भर की सारी खबरें, वो भी रफ्तारी अंदाज में, फटाफट तरीके से। कारोबार जगत का हाल, राजनीति की हलचल, राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की अपडेट के साथ देश और दुनिया का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा बिजनेस की खबरें। सबसे पहले रूस और यूक्रेन की खबरों से बाजार में आज दिन भर भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स आज 221 अंक ऊपर 58,217 पर खुला। इसने 58,346 का ऊपरी और 57,635 का निचला स्तर बनाया। कारोबार के दौरान निफ्टी मामूली मजबूती दिखाने की कोशिश करता रहा और अंत में 17,300 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा। आज के कारोबार में मिड कैप और स्मॉल कैप में जोरदार पिटाई हुई। कारोबार के अंत में निफ्टी 18 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 17,305 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 105 अंक टूटकर बंद हुआ। आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 गिरावट में और 11 बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। गिरने वालों में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक 2-2% नीचे रहे। अल्ट्राटेक, इंडसइंड बैंक, नेस्ले, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, सनफार्मा और कोटक बैंक भी गिरावट में रहे। बढ़ने वाले स्टॉक्स में एचडीएफसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन, आईटीसी और टेक महिंद्रा रहे। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 20 बढ़त में और 30 शेयरों में गिरावट रही। निफ्टी के नेक्स्ट 50 मिड कैप, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडेक्स गिरकर बंद हुए। अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान दिग्गज एफएमसीजी कंपनी नेस्ले इंडिया का मुनाफा 20% गिरकर 387 करोड़ रुपए रहा, जबकि जी बिजनेस ने 550 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। पिछले साल इसी दौरान कंपनी का मुनाफा 483 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी ने प्रति शेयर 65 रुपए फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 3,433 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,740 करोड़ रुपए रही। सालाना आधार पर कंपनी की मार्जिन 22% से बढ़कर 22.8% रही। अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान अंबुजा सीमेंट का मुनाफा सालाना आधार पर 497 करोड़ रुपए से घटकर 252 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी की आय 3,515 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,735 करोड़ रुपए रही। तीसरी तिमाही में कंपनी का कामकाजी मुनाफा सालाना आधार पर 26% घटकर 568 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आज आईटी विभाग ने चित्रा रामकृष्ण के घर पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने यह कार्रवाई टैक्स चोरी के मामले में की है। चित्रा रामकृष्ण उस वक्त से खबरों में हैं जब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आध्यात्मिक गुरु से गोपनीय जानकारी शेयर करने को लेकर जुर्माना लगाया। सेबी ने एक्सचेंज की गोपनीय जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए चित्रा पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। रामकृष्ण ने दिसंबर 2016 को एनएसई के सीईओ का पद छोड़ा था। केंद्र सरकार ने नई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी कर दी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने इसे जारी किया। पॉलिसी के मुताबिक पावर मिनिस्ट्री मुफ्त ट्रांसमिशन सेवा मुहैया करवाएगी। साथ ही सरकार कंपनियों को फ्री एक्सेस भी देगी। पॉलिसी में बताया गया है कि पावर एक्सचेंजेस के जरिए सरकार ग्रीन हाइड्रोजन बेचेगी। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस में 25 साल तक छूट मिलेगी। अर्जी के लिए सरकार सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाएगी। सरकार ने 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र में घर खरीदना एक बार फिर महंगा होने वाला है। सरकार ने 1 अप्रैल से स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट को खत्म कर दिया है। अब 1 अप्रैल से ग्राहकों को 5% की जगह 6% स्टाम्प ड्यूटी भरनी होगी। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना संकट के चलते रियल एस्टेट सेक्टर को रफ्तार देने के लिए 2 साल पहले स्टाम्प ड्यूटी में 1% के मेट्रो सेस में छूट दी थी। महाराष्ट्र में मेट्रो सेस के दायरे में मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड़, पुणे, नागपुर जैसे शहर आते हैं। निवेश के लिहाज से प्रॉपर्टी आज भी देश में लोगों की पहली पसंद है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म एनरॉक के सेंटिमेंट सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है।
ये सर्वे देश के 14 शहरों में किया गया। सर्वे के मुताबिक 57% लोगों ने रियल एस्टेट को पहली पसंद बताया, जबकि स्टॉक मार्केट में निवेश को 34% लोगों ने अपनी पसंद बताया। इस सर्वे में दावा किया गया कि कोरोना के बाद 63% लोगों ने घर खरीदने की इच्छा जताई है। इस सर्वे में 5000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था, जिनकी सालाना आमदनी 10 से 35 लाख रुपए थी। दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा है कि भारत में घरों के भाव स्थिर हैं। CII के रियल एस्टेट सेमिनार में पारेख ने कहा कि भारत में घरों के भाव ऐसे हैं कि रियल्टी सेक्टर में इससे काफी सुधार हुआ है और देश का रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। पारेख ने कहा कि भारत में घरों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। 3 months ago, on a public platform, I had said that in my over 50 years of work life, I have not seen housing affordability better than where it is today. I have not seen such easy liquidity conditions and interest rate at such low levels ever before. And I have not seen such a burning desire to be a homeowner than in these current times. So I continue to maintain this stance even today. प्राइवेट सेक्टर में लोकल रिजर्वेशन को लेकर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% रिजर्वेशन वाले कानून पर हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। साथ ही हाईकोर्ट से 4 हफ्ते में मामले पर फैसला लेने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि वो फिलहाल आरक्षण लागू न करने वाले उद्योगों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हाईकोर्ट ने बिना उससे पक्ष रखने का मौका दिए बिना कानून पर एक तरफा रोक लगा दी थी। राजनीति की खबरों की ओर बढ़ते हैं। पंजाब के फाजिल्का में पीएम मोदी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में दिए गए बयान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस बयान से संत रविदास जी और श्री गुरु गोविंद सिंह की धरती का अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में डबल इंजन की सरकार बनेगी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने यूपी बिहार का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोकने वाले पंजाब में वोट मांग रहे हैं। आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? देश के 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी एंट्री हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब अबोहर रैली से पहले उन्होंने वीडियो के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का राष्ट्रवाद नकली है, जो अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति पर चलता है। डॉक्टर सिंह ने केंद्र सरकार को चीन के मुद्दे पर भी घेरा। उन्होंने कहा कि 1 साल से चीनी फौज भारत की पवित्र जमीन पर बैठी है। इस सरकार को संविधान का भरोसा नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के करहल में अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी नाम की समाजवादी है। समाजवादी पार्टी के 2 ही सूत्र हैं, S मतलब संपत्ति एकत्र करना और P मतलब परिवार के लोगों को सत्ता देना। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश के परिवार से 45 लोगों को अलग अलग पद मिले थे। बीजेपी गरीबों, पिछड़ों, असहायों के लिए शासन करती है। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी और BSP अपनी अलग अलग जातियों के लिए शासन करते हैं। सपा अपने आप को गरीबों की पार्टी कहती है, मगर सपा का जो SP है ना, इसका 2 ही अर्थ है। एक S का अर्थ है संपत्ति इकट्ठा करो और दूसरे S का अर्थ है परिवारवाद चलाओ। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार के लिए उतर गए हैं। करहल में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि यूपी के युवा समाजवादी पार्टी के साथ हैं और SP जनता की सभी उम्मीदों को पूरा करेगी। साथ ही बीजेपी को घेरते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी से यूपी में हर वर्ग के लोग परेशान हैं। आपको बता दें, करहल सीट से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। जो लाखों लोग आए हैं, उम्मीद के साथ आए हैं, तो उनकी उम्मीदों को अगर कोई पूरा करेगा, समाजवादी पार्टी करेगी। और मैं बताता हूँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है
कि नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। नौजवान जब खड़ा है तो पार्टी मजबूत होगी। तो देखें, नौजवान, लाखों लोग नौजवान हैं। इम्फाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने पीएम उज्ज्वला स्कीम के तहत 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान किया है। साथ ही मणिपुर में कॉलेज छोड़ने वाले सभी मेधावी लड़कियों को मुफ्त स्कूटी देने का भी ऐलान किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि मणिपुर में 5 साल में बड़ा परिवर्तन हुआ है और मणिपुर ने अस्थिरता से स्थिरता और स्थिरता से विकास की बड़ी छलांग लगाई है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास के आरोपों का खंडन किया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें खालिस्तान समर्थक बताया। कुमार विश्वास के आरोप के जवाब में आज आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा कि वो इन बेईमान ताकतों से कह देना चाहते हैं कि पंजाब के लोग इस दुष्प्रचार में नहीं फंसेंगे। चड्ढा ने कहा कि पंजाब के लोग जानते हैं कि ईमानदार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए बेईमान ताकतें सिर्फ साजिश करना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने मिश्रा की जमानत रद्द करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि करीब 4 महीने तक जेल में बंद रहे आशीष मिश्रा को हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा ने अर्जी लगाई है। अर्जी में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अनुमान के आधार पर है। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई आज भी पूरी नहीं हो पाई। इस मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। हिजाब पहनने की मांग कर रही छात्राओं के वकील ने कोर्ट से मांग की कि सरकार के आदेश से उन लोगों पर असर पड़ेगा जो हिजाब पहनते हैं, ये असंवैधानिक है। हिजाब को लेकर लगाई गई एक दूसरी याचिका में कोर्ट के सामने कहा गया कि शुक्रवार और रमजान के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। इस बीच कर्नाटक के हुबली धारवाड़ स्कूल कॉलेज के आसपास धारा 144 को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। हिजाब विवाद के बीच राजस्थान के कोटा में PFI की रैली पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है और PFI जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बीजेपी ने कहा कि आज देश में हिजाब के अलावा और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन PFI जैसे संगठनों का मकसद हमेशा से ही अशांति फैलाना रहा है। इस तरह के संगठन से जुड़े लोग संप्रदाय के नाम पर देश में अराजकता फैला रहे हैं। दिल्ली के सीमापुरी इलाके के एक मकान से आईडी मिली। इलाके के एक मकान से एक संदिग्ध बैग मिलने की सूचना पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और NSG की टीम मौके पर पहुंची थी। विस्फोटकों के मिलने के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। साथ ही घर के मालिक से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि जिस कमरे में बैग मिला वहां पर 3 से 4 लोग थे, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गाजीपुर मंडी के पास पुलिस को विस्फोटक बरामद हुए थे। और खबर 40 में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देश और दुनिया का हाल रफ्तारी अंदाज में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चलिए अब देश और दुनिया का हाल फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर राजभवन बुलाया था। ममता बनर्जी के न आने के बाद अब राज्यपाल ने CM से कई मुद्दों पर मांगी गई जानकारी जल्द भेजने को कहा है। धनखड़ ने कहा कि उन्होंने CM से जो जानकारी मांगी थी उसका अब तक जवाब नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव के हालात लगातार बने हुए हैं। कोरोना के चलते करीब 2 साल से बंद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज आज फिर से खुल गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास स्थित विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन में सुबह से ही छात्रों की भीड़ रही। इस महीने की शुरुआत में छात्र निकायों से कॉलेजों को वापस खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। करीब 2 साल बाद ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कॉलेज खोले गए हैं। मुंबई में आज से वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने
मुंबई और नवी मुंबई के बीच वाटर टैक्सी सर्विस का उद्घाटन किया। बेलापुर जेट्टी प्रोजेक्ट जनवरी 2019 में शुरू हुआ था। सागर माला प्रोग्राम के तहत इस परियोजना के लिए कुल 8 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च किए गए। ये वाटर वे टैक्सी सर्विस नेरुल, बेलापुर, एलिफेंटा द्वीप समूह से जुड़ेगी। स्पीड बोट के जरिए साउथ मुंबई के भाऊचा धक्का से बेलापुर तक सिर्फ 30 मिनट और कटर मैन बोट से 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इस सर्विस को नवी मुंबई के नेरुल, बेलापुर और JNPT को दक्षिण मुंबई के मझगांव में क्रूजर टर्मिनल से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शादी की रस्म के दौरान कुएं में गिरने से बच्चों सहित 13 महिलाओं की मौत हो गई। जिला प्रशासन के मुताबिक बुधवार रात पूजा पाठ के दौरान स्लैब के ढके हुए पर बच्चे और महिलाएं बैठे थे। इस दौरान स्लैब नीचे चला गया और मलबा उनके ऊपर गिर गया। जिला प्रशासन ने हादसे में मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों का निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री ने हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। राजस्थान के जैसलमेर में तेज रफ्तार स्कूल बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जिले के जेतपुरा गांव के पास आज सुबह 10:30 बजे हादसा हुआ। APJ अब्दुल कलाम पब्लिक स्कूल की बस 30 से ज्यादा बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी यह हादसा पेश आया। एक्टर अजय देवगन ने अपनी अपकमिंग फिल्म दृश्यम 2 की शूटिंग शुरू कर दी है। इस बात की जानकारी खुद अजय देवगन ने सोशल मीडिया के जरिए एक फोटो शेयर करके दी। इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि क्या एक बार फिर विजय अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा। बता दें कि ये फिल्म भी मलयालम फिल्म की ही हिंदी रिमेक है। फिल्म में तब्बू, श्रेया सरन और इशिता दत्ता भी नजर आएंगी। इसे अभिषेक पाठक डायरेक्ट कर रहे हैं। साउथ की हिंदी रीमेक की लिस्ट में अब एक और नई फिल्म का नाम जुड़ गया है। खबर है कि मलयालम की सुपरहिट फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए हिंदी रीमेक में दंगल गर्ल सान्या मल्होत्रा को मुख्य भूमिका के लिए ऑफर मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन के हिंदी रीमेक बनाने के राइट्स विकी बेरी और हरमन बवेजा ने खरीदे हैं और अब इस फिल्म की कास्ट की तलाश शुरू हो चुकी है। जाने माने कॉमेडियन कपिल शर्मा बहुत जल्द नंदिता दास की फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक फूड डिलीवरी बॉय की होगी जिसे स्कैम जैसी वेब सीरीज बनाने वाले समीर नायर के प्रोडक्शन में बनाया जाएगा। फिल्म में कपिल शर्मा के साथ शाहाना गोस्वामी खास रोल में दिखाई देंगी। इस फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। कंगना रनौत एक बार फिर से बॉलीवुड पर हमलावर होती नजर आ रही हैं। कंगना ने अपने आगामी रियलिटी शो लॉकअप के प्रचार के दौरान पत्रकारों से कहा कि उन्होंने कभी बॉलीवुड के बिग डैडी की परवाह नहीं की। उनके इस बयान के बाद लोगों ने इसे करण जौहर से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में कंगना ने कहा कि जब वो अपने डैडी की नहीं सुनती तो बॉलीवुड के बिग डैडी की क्या सुनेंगी। एक्ट्रेस काजोल ने हाल ही में मुंबई के जुहू स्थित बिल्डिंग अनन्या में 2 अपार्टमेंट खरीदे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फ्लैट बिल्डिंग के 10वीं फ्लोर पर हैं। दोनों फ्लैट 2000 स्क्वायर फीट में फैले हैं। काजोल ने ये दोनों फ्लैट लगभग 12 करोड़ रुपए में खरीदे। इन फ्लैट्स के लिए पैसों का भुगतान काजोल ने इस साल जनवरी में किया था। बता दें कि अनन्या बिल्डिंग उसी एरिया में है जहां काजोल और अजय देवगन का बंगला शिव शक्ति स्थित है। भूमि पेडनेकर जल्द नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नजर आएंगी। इस फिल्म का नाम अफवाह रखा गया है जिसे जाने माने डायरेक्टर सुधीर मिश्रा निर्देशित करेंगे। भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए इस फिल्म की जानकारी दी। फिल्म को भूषण कुमार की टी सीरीज और अनुभव सिन्हा की बनारस मीडिया वर्क्स प्रोड्यूस कर रही है। रणजी ट्रॉफी के लीग मैच में अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाड़ियों का जलवा जारी है। वर्ल्ड कप टीम के कप्तान यश धुल ने पहले फर्स्ट क्लास मैच में अपनी पहली सेंचुरी बनाई। वो 113 रन बनाकर आउट हुए। तो टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे अजिंक्य रहाणे ने भी शतकीय पारी खेली। मनीष पांडे ने भी केवल 83 गेंदों पर सैकड़ा लगाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाफ डुप्लेसिस को टीम का नया कप्तान बनाने की संकेत दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरसीबी के एक सूत्र ने बयान जारी कर कहा कि वो मैक्सवेल की उपलब्धता पर सफाई का इंतजार कर रहे थे। अब यह निश्चित है कि वो कुछ के मैचों में नहीं खेलेंगे। ऐसे में फाफ हमारे लिए सही ऑप्शन हो सकते हैं। आरसीबी ने आईपीएल मेगा ऑक्शन में 7 करोड़ में उन्हें खरीदा था। भारत को 3 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में 1-3 से हराने वाली साउथ अफ्रीका की न्यूजीलैंड दौरे पर खराब शुरुआत रही।
क्राइस्ट चर्च में शुरू हुए पहले टेस्ट में अफ्रीकी टीम पहली पारी में महज 95 रन पर ऑल आउट हो गई। 1932 के बाद ये पहला मौका है जब दक्षिण अफ्रीका टीम पहली बार पहली पारी में 100 रन के भीतर ढेर हुई है। 1932 में अफ्रीकी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में पहली पारी में 36 रन ही बना सकी थी। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स ने सिर्फ मयंक अग्रवाल और अनकैप्ड अर्शदीप सिंह को रिटेन किया था। ऐसे में माना जा रहा था कि मयंक अग्रवाल पंजाब की टीम के अगले कप्तान हो सकते हैं, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑक्शन 2022 में खरीदे गए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को टीम की कमान मिल सकती है। पंजाब ने उन्हें 8.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। अमेरिका की ओर से चिताया गया कि रूस ने भले ही यूक्रेन के बॉर्डर से सैनिकों को वापस बुलाने की बात कही हो, लेकिन दावा किया गया है कि मॉस्को ने बॉर्डर के पास 7,000 अतिरिक्त सैनिकों को बुलाया है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। फिलहाल हमले की आशंकाओं के बीच अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन संकट के बढ़ने पर भारत उनके साथ खड़ा होगा। केंद्र सरकार ने भारत और यूक्रेन के बीच अधिकांश उड़ान सेवाओं पर लगे कई तरह के प्रतिबंध हटा दिए हैं। इन्हें एयर बबल सिस्टम के तहत हटाया गया है। इसके साथ ही अब कितनी भी संख्या में सामान्य फ्लाइट और चार्टर फ्लाइट को दोनों देशों के बीच चलाया जा सकेगा। एविएशन मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है कि भारतीय एयरलाइन से डिमांड बढ़ने के साथ ही फ्लाइट की संख्या को भी बढ़ाने को कहा गया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों, खासतौर पर छात्रों को कह चुका है कि मौजूदा हालात को देखते हुए यूक्रेन छोड़ दें। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में बारिश ने भारी तबाही मचाई। भारी बारिश के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन से करीब 94 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि इसके अलावा कई घर पूरी तरह तबाह हो गए और इन घरों में रहने वाले 35 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राज्य के दमकल विभाग ने बताया है कि 180 सैनिक बचाव अभियान में जुटे हैं। प्रशासन लोगों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। प्रशासन को 21 लोग सुरक्षित बचाने में कामयाबी मिली है। बेल्जियम के लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और उन्हें बेहतर कार्य जीवन संतुलन देने के लिए एक नया उपाय निकाला गया है। अब कर्मचारी 5 दिन नौकरी करने के बजाय 4 दिन करेंगे। उन्हें 38 घंटे यानी एक दिन में 9.5 घंटे तक काम करना होगा। बेल्जियम ने अपने कर्मचारियों को वेतन की कटौती के बिना सप्ताह में 4 दिन काम करने का विकल्प दिया है। इसे लेकर लेबर यूनियन और बिजनेस ग्रुप्स के बीच एक समझौता हुआ, जिसे मानते हुए सरकार ने हफ्ते में 4 दिन के काम का ऐलान किया है। ब्रिटेन में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी यानी UKHSA के मुताबिक ये डेल्टा और ओमिक्रॉन का हाइब्रिड वेरिएंट है, जिसे डेल्टा क्रॉन नाम दिया गया है। UKHSA ने कहा कि डेल्टा क्रॉन से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके मामले बहुत कम हैं। वहीं खबरों के मुताबिक डेल्टा क्रॉन एक ऐसे मरीज से आया जो एक ही समय में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ही वायरस से संक्रमित था। WHO ने भी इस बात की आशंका जताई है कि एक ही समय में कोई व्यक्ति 2 वेरिएंट से संक्रमित हो सकता है। और खबर 40 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।